एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी लेकर आए हैं। इस फिल्म का नाम है ट्यून इन फॉर लव और ये एक साउथ कोरियन फिल्म है। ये फिल्म 28 अगस्त 2019 को रिलीज हुई थी और इसे 7.1 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। कहानी की शुरुआत 1 अक्टूबर 1994 से होती है, जहां मीसू नाम की एक लड़की अपनी बेकरी शॉप पर काम कर रही है। अचानक से वहां पर ह्यूनो नाम का एक लड़का आता है जो उससे सोयाबीन से बनी हुई कोई भी डिश मांगता है। मीसू पहले तो अपनी दुकान में यहाँ वहाँ ढूंढती है, लेकिन जब उसे सोयाबीन से बनी हुई कोई भी डिश नहीं मिलती तो मीसू उसे चौराहे पर बनी एक दुकान का एड्रेस देती है। इससे पहले कि ह्यूनो उस दुकान से बाहर निकलता, दुकान में लगे रेडियो पर एक शो शुरू होता है। बहुत सालों से उस रेडियो शो को एक ही इंसान होस्ट किया करता था, लेकिन आज अचानक से उस शो पर यह अनाउंस हुआ कि उस शो को योयोल नाम का एक नया होस्ट करेगा। ह्यूनो जैसे ही योयोल का नाम सुनता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से ये बड़बड़ाता है कि ये चीज किसी जादू से कम नहीं है। मीसू को ह्यूनो की ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछती, ह्यूनो उसकी दुकान का दरवाजा खोलता है और चौराहे पर बनी उस दुकान के लिए निकल जाता है। बेकरी शॉप से निकलते हुए ह्यूनो जब दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे दरवाजे पर लगी एक एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। मीसू को उस बेकरी शॉप में एक पार्ट टाइम हेल्पर की जरूरत थी और ह्यूनो को भी एक जॉब की जरूरत थी। असल में ये बेकरी शॉप मीसू की माँ की हुआ करती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद युंजा नाम की एक औरत मीसू के साथ मिलकर ये दुकान चलाती है। अगली सुबह युंजा और मीसू जब उस दुकान पर काम कर रहे थे, तभी वहां पर ह्यूनो आता है और वो उनसे उस पार्ट टाइमर की जॉब के लिए कहता है। दोनों ही पहले थोड़ी देर बात करती हैं और बाद में उसे वहां पर जॉब दे देती हैं। इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं और साथ में काम करते करते वो लोग काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बातों ही बातों में ह्यूनो मीसू को ये बताता है कि उस रोज वो जुवेनाइल सेंटर से वापस आया था। जुवेनाइल सेंटर में रहते रहते उसे काफी ज्यादा वक्त बीत गया था और अब उसे इस बात पर भरोसा हो चला था कि शायद वो कभी बाहर की दुनिया को देख ही नहीं पाएगा। जुवेनाइल सेंटर में वो हर रोज 9 बजे ब्रेकफास्ट किया करता था और यही वो वक्त था जब वो रेडियो पर उस शो को सुना करता था। उस शो को सुनते सुनते जब वो खाना खाता था तो वो ये सोचता था कि जिस रोज भी वो बाहर निकले उसकी दुनिया में एटलीस्ट एक चीज बदल चुकी हो, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो शायद उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो दिन आया जब उसके अच्छे व्यवहार के चलते उसे जुवेनाइल सेंटर से बाहर भेजा गया। जुवेनाइल सेंटर की ही तरह वो ठीक 9 बजे सोयाबीन से बना हुआ कुछ खाने के लिए उसकी बेकरी शॉप में आया। और जब रेडियो पर वो शो शुरू हुआ और उसका होस्ट बदल चुका था तो उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था। वो ये समझ चुका था कि उसके लिए ये भगवान का कोई इशारा है और भगवान चाहते हैं कि वो एक नई जिंदगी शुरू करे। ह्यूनो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और यही वजह है कि बेकरी शॉप पर आने वाली लड़कियां अक्सर उस पर लाइन मारा करती हैं। लेकिन ह्यूनो को ये साफ साफ दिखाई देता है कि मीसू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं और कहीं ना कहीं वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तीनों मिलकर दुकान को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं और साथ में एक तस्वीर क्लिक करते हैं। क्रिसमस के दिन ह्यूनो का एक दोस्त उसे वहां देख लेता है और उससे बात करने के लिए वो दुकान के अंदर आ जाता है। उस दोस्त के साथ उसके बाकी के दोस्त भी आने लगते हैं और वो दुकान पर काफी ज्यादा शोर मचाते हैं। युंजा जब ऐसा होते हुए देखती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उन सबको वहां से बाहर निकलने के लिए कहती है। युंजा के कहने पर वो लोग बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन वो अपने साथ साथ ह्यूनो को भी वहां से ले जाते हैं। ह्यूनो युंजा से अपनी सैलरी एडवांस में ले लेता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। ह्यूनो के दोस्त वहां से उसे शराब की दुकान पर ले जाते हैं और ये सब होते हुए मीसू देखती रहती है। कहीं ना कहीं मीसू उस रोज ह्यूनो को रोकना चाहती थी, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई। ह्यूनो के जाने के बाद वो युंजा से सवाल करती है कि क्या ह्यूनो वापस आएगा, जिस पर युंजा उसे कहती है कि इस सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं है। अब साल 1997 आ जाता है और उस रात के बाद मीसू और युंजा कभी भी ह्यूनो से मिले नहीं। मीसू और ह्यूनो अब दोनों ही अलग अलग जगह पर जॉब करते हैं। भले ही इतने साल बीत गए हों, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को याद करते हैं। इतने सालों के बाद सबकी जिंदगियां काफी ज्यादा बदल गई हैं। मीसू ने जहां एक तरफ अपनी माँ की बेकरी शॉप को बेच दिया है, वहीं दूसरी तरफ युंजा ने भी एक इंसान से शादी कर ली है। युंजा की एक सौतेली बेटी भी है जिसे पालने के लिए वो दिन रात एक नूडल शॉप पर काम करती है। मीसू जब युंजा से मिलकर अपने घर वापस जा रही थी, तभी रास्ते में उसे ह्यूनो दिखाई देता है। ह्यूनो एक बूढ़ी औरत को अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर छोड़ रहा है, लेकिन वो मीसू से कहता है कि वो उसका वहीं पर इंतजार करे, क्योंकि उससे बहुत सी बातें करनी है। मीसू वहीं खड़ी रहकर ह्यूनो का इंतजार करती है और ह्यूनो भागते हुए उससे मिलने वापस आता है। दोनों ही इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हैं और धीरे धीरे करके वो बीच में हुई घटनाएं एक दूसरे को बताने लगते हैं। मीसू उसे अपनी माँ की बेकरी और युंजा की शादी के बारे में बताती है, तो वही ह्यूनो उसे बताता है कि उस रोज वो वापस आना चाहता था,
लेकिन शराब पीने के बाद उसके दोस्तों ने एक इंसान को बहुत बुरी तरह से पीट दिया, जिसकी वजह से उसे वापस जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया। वो जैसे ही जुवेनाइल सेंटर से बाहर आया, उसने बेकरी शॉप पर आकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उसे पता चला कि बेकरी शॉप को बेच दिया गया है। साथ ही वो उसे बताता है कि जुवेनाइल सेंटर में होते हुए भी उसने पढ़ना नहीं छोड़ा और कल सुबह ही उसे अपनी मिलिट्री सर्विस के लिए निकलना है। इसी तरह से चलते चलते दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते हैं और देखते ही देखते वो लोग मीसू के घर पहुंच जाते हैं। मीसू को बाय बोलकर ह्यूनू वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी मीसू के दिमाग में कुछ आता है और वो आवाज़ लगाकर ह्यूनू को वापस बुला लेती है। मीसू ह्यूनू को दरवाजे के बाहर ही खड़ा होने के लिए कहती है और खुद जल्दी से अंदर जाके जितना जल्दी हो सके अपना कचरा समेटने की कोशिश करती है। रात को जब वो दोनों सोने लगते हैं तो ह्यूनू मीसू को बताता है कि कितनी बुरी तरह से उस रोज वो वापस आना चाहता था। हर दिन जो उसने जुवेनाइल सेंटर में बिताया वो बस मीसू और युंजा के बारे में ही सोचता रहता था। बेकरी शॉप में उन दोनों के साथ बिताए हुए वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक थे। दोनों अब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और इसी तरह से सो जाते हैं। अगली सुबह इससे पहले कि ह्यूनू उठता, मीसू उससे पहले ही उठ जाती है। वो अपना कंप्यूटर खोलती है और उसके लिए एक ईमेल आईडी बनाती है। आज जहां ह्यूनू को अपनी मिलिट्री सर्विस के लिए निकलना है, वहीं मीसू का भी आज जॉब पर पहला दिन है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों अपनी अपनी मंजिल के लिए निकलते, दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। ह्यूनू के जाने से पहले मीसू उसके हाथ में एक कागज देती है और उसे कहती है कि ये उसकी मेल आईडी है और इस ईमेल के जरिए वो दोनों एक दूसरे से बात करते रहेंगे। लेकिन जब बस में बैठने के बाद ह्यूनू उस पेपर को देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि उस पेपर पर सिर्फ ईमेल आईडी लिखी है और मीसू उस ईमेल आईडी का पासवर्ड लिखना भूल गई है। मीसू को जब इस बात का एहसास होता है कि वो पासवर्ड लिखना भूल गई है तो कहीं ना कहीं उसे इस बात पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। लेकिन अब वो दोनों इंतजार करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। इसी तरह से वक्त बीतने लगता है और मीसू अलग अलग तरीकों से ह्यूनू तक पासवर्ड पहुंचाने की कोशिश करती है। वो ये बात जानती है कि ह्यूनू योयोल का वो रेडियो शो सुनता है, इसलिए मीसू उस रेडियो शो के जरिए ह्यूनू को ये बताने की कोशिश करती है कि ईमेल आईडी का पासवर्ड और कुछ नहीं बल्कि उसके अपार्टमेंट का डोर लॉक है, क्योंकि उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर लगा कोड ही इकलौती ऐसी चीज थी जो उसे याद रहता था। साल 2000 आ चुका है और अब तक ह्यूनू और मीसू की ना तो मुलाकात हो पाई है और ना ही ह्यूनू उस पासवर्ड को गैस कर पाया है। भले ही ह्यूनू ने उस आईडी पर अभी तक लॉगिन ना किया हो, लेकिन फिर भी मीसू उसे हर रोज ईमेल करती है। और एक रोज मीसू जब अपनी ईमेल आईडी खोलती है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वहां उसे ह्यूनू की एक ईमेल दिखाई देती है। इस ईमेल पर ह्यूनू ने उसे बताया कि आखिर किस तरह से उसने पासवर्ड को गैस किया। एक रोज जब वो उसे ढूंढता हुआ उस शहर में वापस आया तो उसे मीसू की कही हुई एक बात याद आई। जब मीसू ने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला था तो उसने कहा था कि इस दरवाजे पर लगे कोड ही इकलौती ऐसी चीज है जो उसे याद रहते हैं। क्योंकि मीसू ने अब वहां से शिफ्ट कर लिया था तो वो अपार्टमेंट अब खाली पड़ा था। ह्यूनू अब उस अपार्टमेंट के ओनर्स के पास जाता है और उस फ्लैट को किराए पर लेने की बात कहता है। वो उनसे उस दरवाजे के कोड के साथ साथ उस दरवाजे का पिछला कोड भी ले लेता है और इसी तरह से उसे उस आईडी का पासवर्ड मिल जाता है। ह्यूनू अब एक जिम में जॉब करता है। दोनों ही अब एक दूसरे से बात करने का फैसला करते हैं और मीसू उसे अपने ऑफिस का फ़ोन नंबर देती है। क्योंकि ह्यूनू एक जिम में जॉब करता है इसीलिए वो अपने एक क्लाइंट का फ़ोन लेकर मीसू को कॉल करता है। दोनों ही एक दूसरे की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अगली फ़ोन कॉल की टाइमिंग डिसाइड करते हैं। मीसू बड़ी ही बेसब्री के साथ उस वक्त का इंतज़ार करती है जब वो ह्यूनू को दोबारा कॉल करेगी। लेकिन इस बार जब वो उस नंबर को डायल करती है तो उस फ़ोन को कोई भी नहीं उठाता और ये जानकर अब कहीं ना कहीं मीसू का दिल टूट जाता है। असल में उस वक्त जब मीसू और ह्यूनू को फोन पर बात करनी थी उसी वक्त ह्यूनू के जिम में एक रेड पड़ जाती है। उस रेड के दौरान ह्यूनू और उसके बाकी के टीम मेंबर्स को पुलिस की हिरासत में लिया जाता है। वो उसे ईमेल लिखती है और उसे कहती है कि उसने ये जिंदगी अपने लिए खुद ही चूज की है, लेकिन अब उसे इस बात पर पछतावा होने लगा है क्योंकि इसमें उसे दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा। ह्यूनू जब मीसू के इस तरह के मैसेजेस पढ़ता है तो पहले तो वो रिप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि उसे मीसू को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए और अब दोनों ही इस रिश्ते पर और एक दूसरे पर गिव अप कर देते हैं। साल 2005 आ जाता है और मीसू भी अपनी ज़िंदगी के साथ मूव ऑन कर लेती है। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वाली ज़िंदगी जी रही है, लेकिन अब भी वो ह्यूनू को कहीं ना कहीं याद करती है। अब वो एक ऐसे ऑफिस में काम कर रही है जहाँ काम करना उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक रोज मीसू को पता चलता है कि उसके ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर एक फिल्म स्टूडियो खुला है और उसे ये देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि इस फिल्म स्टूडियो में ह्यूनू भी काम करता है।
वो ह्यूनू से दूर जाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर आखिर में वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं। इससे पहले कि मीसू कुछ कहती, ह्यूनू उसे कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। वो दोनों ही साथ में चलते चलते उस अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहां मीसू पहले रहा करती थी। मीसू जब उस अपार्टमेंट के अंदर जाती है तो उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि ह्यूनू ने इस अपार्टमेंट को रेंट पे ले लिया था और वो बहुत सालों से यहीं रह रहा था। ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और वो सालों से छुपा हुआ प्यार वापस आ जाता है। मीसू के बॉस को ये जानकर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि मीसू जो एक भी लीव नहीं लिया करती थी, वो एक साथ 3 दिनों की छुट्टियां लेती है। इन 3 दिनों के दौरान वो ह्यूनू के साथ ही रहती है, उसके साथ खाना बनाती है, उसके साथ शॉपिंग जाती है, उसके साथ वक्त बिताती है और हर एक छोटे लम्हे को जीने की कोशिश करती है। मीसू और ह्यूनू दोनों ही साथ में मिलकर युंजा से मिलने जाते हैं और युंजा को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो दोनों जब युंजा से मिलकर घर वापस आ रहे होते हैं तो अचानक से मीसू सीढ़ियों पर रुक जाती है और ह्यूनू से कहती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। काफी देर तक जब ह्यूनू से इस सवाल का जवाब नहीं आता तो मीसू अपनी बात बदल लेती है। वो उसे कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। एक बार फिर से ह्यूनू को अपने पुराने दोस्तों की कॉल आती है। वो मीसू से झूठ बोलता है और अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि 10 साल पहले उनके एक दोस्त की मौत हुई थी। भले ही ह्यूनू ने कुछ भी ना किया हो, लेकिन फिर भी उसकी मौत का इल्जाम ह्यूनू के सर पे था और यही वो वजह थी कि वो जुवेनाइल सेंटर में था। वो सारे के सारे दोस्त मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और उन पैसों को उस लड़के के घर पर छोड़ के आते हैं जिसकी मौत हुई थी। ह्यूनू जब वहाँ पर पैसे रख रहा था तो उस मरे हुए लड़के की माँ उसे वहाँ पर देख लेती है और उसे पकड़कर बहुत भला बुरा सुनाती है। वो लोग वहाँ से वापस तो आ जाते हैं, लेकिन ह्यूनू अपना फोन गाड़ी में ही भूल जाता है। मीसू जब उस फोन पर कॉल करती है तो उसका फोन ह्यूनू नहीं बल्कि उसका दोस्त उठाता है और ह्यूनू का वही दोस्त मीसू को ह्यूनू के पास्ट के बारे में बताता है। मीसू उस फोन को लाकर चुपचाप टेबल पर रख देती है और ह्यूनू को ये लगता है कि शायद वो उसे टेबल पर ही भूल गया होगा। जब वो दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं तो मीसू ह्यूनू से उसके पास्ट के बारे में सवाल करती है। ह्यूनू अचानक से डिनर टेबल से उठ जाता है और चिल्लाकर गुस्सा करने लगता है। वो मीसू से कहता है कि वो उसकी दुनिया है और वो चाहता था कि मीसू दुनिया की इकलौती ऐसी इंसान हो जिसे उसके बारे में ये पता ना हो, क्योंकि वो दुनिया वालों से और अपने आप से भागते भागते परेशान हो चुका है और वो चाहता था कि दुनिया में एक ऐसा इंसान हो जिसके पास वो सब भूलकर वापस आ सके। वो मीसू से झगड़ा करके वहां से निकल जाता है और अपने उस दोस्त को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। ह्यूनू का जब अपने दोस्त के साथ झगड़ा होता है तो इसमें वो भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। झगड़ा करने के बाद वो युंजा के पास जाता है। वो उसे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। खाना खाकर जब वो घर वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि मीसू वहां से जा चुकी है। ह्यूनू जब अपने ऑफिस जाता है तो उसे ये पता चलता है कि उसका ऑफिस बेच दिया गया है, लेकिन जब वो अपना सारा सामान वहां से उठाने लगता है तो वो ये नोटिस करता है कि वहां से मीसू की फोटो गायब है। ये जानने के बाद कि वो फोटो मीसू के बॉस ने अपने पास रख ली है, ह्यूनू को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि वो मीसू को पसंद करता है। मीसू का बॉस अब उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और वो उसे कहता है कि वो उसे दुनिया की हर खुशी देगा। मीसू जब अपने बॉस के साथ गाड़ी में बैठकर जाती है तो बहुत दूर तक ह्यूनू उनका पीछा करता है। ह्यूनू को इस तरह से गाड़ी का पीछा करते हुए देखकर मीसू की आंखें भर आती हैं। वो अपने बॉस को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और ह्यूनू से कहती है कि उसे उसकी जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए। ह्यूनू अब योयोल के रेडियो स्टेशन पे काम करता है। योयोल जब ह्यूनू से पूछते हैं कि क्या वो किसी का नाम मेंशन करवाना चाहता है तो वो मीसू का नाम लेता है। मीसू जब रेडियो पर अनाउंस होता हुआ अपना नाम सुनती है तो वो भागते हुए योयोल के रेडियो स्टेशन के बाहर पहुंच जाती है। ह्यूनू शीशे की दीवार के उस पार खड़ी मीसू को देखता है और वो ये समझ जाता है कि मीसू सब छोड़कर उसके पास आ गई है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। आई थिंक ये फिल्म हमें एक मैसेज देती है कि इस डिजिटल दुनिया में प्यार जितना आसान हो गया है ना, उसकी कीमत उससे कहीं ज़्यादा कम हो गई है। ऐसे भी लोग होते थे जो एक दूसरे से बात करने के लिए सालों इंतज़ार करते थे, और आज जहाँ एक टच पर हम किसी से भी बात कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उन बातों की ना वैल्यू ख़त्म हो गई है। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कोरियन लव स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू वंस अगैन एंड स्टे ट्यून्ड।